हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम जो अध्याय शुरू करने वाले हैं वो है आपका रसायन विज्ञान का अध्याय 4, परमाणु की संरचना। परमाणु यानी एटम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका लगभग 6 से 7 नंबर का हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 6 से 7 मार्क्स सबको पता है, कम तो नहीं होते हैं, है ना? तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप 6 नंबर या जो 6 या 7 नंबर का जो आपका ये अध्याय है उसे आप हर हाल में सिक्योर करें। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर या 6 नंबर, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कम नहीं होते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो आपके पदार्थ या परमाणु और अणुओं से मिलके बने होते हैं, है ना, और अलग प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण ही होता है, राइट, जिससे कि वो बने होते हैं। अब यहां पे एक प्रश्न आता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग क्यों होता है? और प्रश्न दूसरा क्या है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? अविभाज्य मतलब जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिनको और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणु के भीतर छोटे छोटे और भी घटक होते हैं। तो इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के सामने ना बड़ी एक चुनौती थी कि परमाणु की जो संरचना है, यानी जो एटम का जो स्ट्रक्चर है और उसके गुणों के बारे में पता लगाना, ये सबसे बड़ी एक उनके पास चुनौती थी। तो परमाणुओं की संरचना को बहुत प्रयोगों के आधार पर फिर समझाया गया। परमाणु के जो अविभाज्य ना होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। ठीक है, पदार्थों में आवेशित कण, तो देखिए वो जानेंगे हम इस क्रियाकलाप के जरिए। जैसे आप सूखे वालों पे कंघी करते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे टुकड़े जो कागज के होंगे उसके पास लेके जाइए उस कंघी को, तो कंघी जो है उन छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, इसी तरह से कांच के एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ना है और फिर इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है। ओके, तो देखिए इन क्रियाकलापों के जरिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आवेश आता कहां से? ओके, तो इसका उत्तर तब मिला जब ये पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना हुआ है, तब जाके इसके प्रश्न का उत्तर मिला। ओके, तो 19वीं शताब्दी तक ये जान लिया गया कि देखिए परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। ओके, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने पता लगाया था, तो उसका उत्तर होगा जे टॉमसन। ओके, अच्छा, अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के संबंध में फिर जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे। ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नई विकिरण की खोज की जिसमें उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ठीक है, अब ये किरणें जो थी वो धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अवपरमाणु कणों की खोज हुई। तो देखिए इन कणों का जो आवेश था इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तो था, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल उसके उलट। इसका जो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन नाम दिया गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाते हैं इस तरह से, ई नेगेटिव, ई फॉर इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन को दर्शाते हैं P पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश होता है +1 लिखा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है नगण्य होता है और आवेश लिखा जाता है -1 माना जाता है। ठीक है, देखिए ऐसा माना गया कि जो परमाणु हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो आपस में परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं, और ऐसा भी प्रतीत हुआ कि जो प्रोटॉन है परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से तो निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछता है आपसे, कैनाल किरणें क्या हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर आपको पिछले पेज में जो हमने पढ़ा था वहां पे मिलेगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है और अविनाशी है, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जब हुई तो डाल्टन का ये जो सिद्धांत था, इस धारणा को उन्होंने सरासर गलत बता दिया। ठीक है, अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, देखिए तो टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है। टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें क्रिसमस केक की तरह होता है। उनके अनुसार क्या था कि परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे क्रिसमस केक होता है ना, उसमें सूखे जो मेवे होते हैं ना, उसकी तरह है। तरबूज का भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि अनुसार परमाणु में जो धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग की तरह बिखरा हुआ है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो तरबूज की जो बीज है ना वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये देखिए ये था परमाणु मॉडल कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये है आपका धनात्मक गोला, यानी जिसमें आपका पॉजिटिव है जो, राइट। तो टॉमसन ने प्रस्तावित किया क्या, देखिए कि परमाणु धन आवेशित गोले से बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, राइट। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए जो परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या हो जाता है, उदासीन होते हैं। हालांकि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा जो किए गए प्रयोग थे उनके परिणाम के अनुसार इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, राइट। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब बारी आती है दूसरे साइंटिस्ट की, वैज्ञानिक की, जिन्होंने अपना परमाणु मॉडल रखा, जिनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में क्या देखा गया कि तेज गति से चल रहे जो अल्फा कण हैं वो सोने की पन्नी पर टकरा गए। ठीक है, अब इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे, बहुत ही ज्यादा पतली परत। अब सोने की ये पन्नी जो है लगभग आपके 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण जो आपके होते द्विआंशित, आपके क्या होते, द्विआंशित हीलियम कण होते, इसीलिए ये होते हैं आपके धनावेशित। क्योंकि इनका द्रव्यमान होता है 4, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में ऊर्जा भी पर्याप्त होती है। ठीक है, फिर ये अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अवपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्योंकि जो अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की। ठीक है, लेकिन अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। जैसे उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने थ्योरीज लगाई थी वो ऐसा कुछ उनको देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, देखिए क्या परिणाम मिले कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। देखिए माना ये सोने की पन्नी है, ठीक है, और जो तेज गति से आपके जो चल रहे अल्फा कण ज्यादातर जो है वो सीधे निकल गए। इस तरह से कुछ अल्फा कण
पन्नी के द्वारा बहुत छोटे से कण से विक्षेपित हुए, मतलब कुछ ऐसे थे जैसे जो उन्होंने थोड़ा सा एंगल चेंज कर लिया इस तरह से। और आश्चर्यजनक बात क्या थी कि जो प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। मीन्स आपका जो एक, मैं आपको वहां पे एक का एग्जांपल देती हूँ कि एक कण यहां गया, ओके, इस डायरेक्शन में, और फिर वो वापस हो गया इसी डायरेक्शन में। बट वो कैसे हुआ? प्रत्येक 12,000 कणों में से एक ही कण वापस आया। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अनुसार ये जो परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वो लौटकर वापस ही आपको चोट पहुंचाता था। कुछ इसी तरह से था ये, राइट। जैसे देखिए इन्होंने इसमें दिया गया है किस तरह से, देखिए कुछ आपके जो परमाणु हैं, अल्फा जो कण है सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ आपके देखिए कुछ एंगल से आपके डेविएट हो गए, और कुछ ऐसे हैं जो वापस, कुछ मतलब 12,000 में से कुछ ऐसे ही हैं जो वापस आ गए। जैसे देखिए ये गया आपका दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है, और ये आपका आ गया वापस, ठीक है, इसी तरह से ये आ गया वापस। ठीक, तो इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करने की जरूरत है। मान लेना कि बच्चे अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है, उसे कुछ दीवार पे कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहा, तो जो पत्थर वो फेंकेगा दीवार से टकराने के साथ एक आवाज सुनेगा। अगर उसे वो 10 बार दोहराएगा तो 10 बार आवाज सुनेगा। सुनेगा या नहीं? सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारियों पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पे नहीं टकराएंगे और कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, है ना, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी क्या है, खाली जगह है जिसके बीच से पत्थर आसानी से निकल सकता है। तो इसी तर्क के अनुसार जो अल्फा कण प्रकीर्तन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या परिणाम निकाले, देखिए कि परमाणु के भीतर का जो अधिकतर भाग है, ज्यादातर जो भाग है ना, वो खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण विक्षेपित हुए सोने की पन्ने से बाहर निकल जाते हैं, राइट। नंबर 2, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तीसरा, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पे विक्षेपित है, जिससे ये संकेत मिला कि सोने के परमाणु का जो पूरा धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ओके, तो इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, तो देखिए उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक की त्रिज्या है परमाणु की त्रिज्या से कितनी छोटी है, देखिए 10 की पावर 5 गुना छोटी है, ठीक है। तो फिर अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें क्या क्या लक्षण थे। सबसे पहले, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे कहते हैं नाभिक, और एक परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान कहां होता है, नाभिक में होता है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन जो है आपके, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और नंबर 3, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मॉडल आया इसमें भी कुछ कमियां थी, ठीक है। तो क्या कमियां थी, चलिए हम देखते हैं। अब जो वर्तुलाकार मार्ग में जो, क्योंकि चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो स्थायी हो पाना उनका तो संभव ही नहीं है। तो कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। तो त्वरण के कारण क्या होता है, त्वरण के जब वो त्वरित होता है, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा विकिरण होगा और इस तरह से स्थायी जो कक्ष में जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है अपनी ऊर्जा क्या करेगा, विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा फिर, तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो अस्थिर नहीं है, परमाणु आपका स्थायी होता है, ठीक है। बोर का परमाणिक मॉडल, अब इसके बाद रदरफोर्ड के बाद, क्योंकि इसमें भी कुछ कमियां निकल गई, अब एक और मॉडल आया, ठीक है, जो था बोर का परमाणविक मॉडल, ठीक है। तो उन्होंने क्या अवधारणाएं प्रस्तुत की। सबसे पहले उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की क्या कहा जाता है, विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ओके, ये कहा था बोर ने। ओके,
इन कक्षाओं को, या कोश भी हम उसे कहते हैं, कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऊर्जा स्तर। ठीक है, देखिए जैसे ये दिया गया है आपको, ये आपका नाभिक है, ठीक है, परमाणु का नाभिक है। ये आपका पहला जो कक्षा है, कक्षा के, फिर कक्षा एल, इस तरह से आपका है, देखिए नाभिक, फिर कक्षा के, फिर ये कक्षा एल, फिर कक्षा एम, फिर कक्षा एन है आपका, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एन की बराबर है 1, इस कक्षा में एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। ठीक है, तो ये जो कक्षाएं या कोश हैं आपके KLMN और 1, 2, 3 के द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो जो थॉमसन का हमने पढ़ा था मॉडल, ठीक है, उसके बारे में आपने इसको लिखना है कि परमाणु उदासीन है, यानी उस पे उदासीन मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसने बताया था ना कि प्रोटॉन आपका इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब कि परमाणु को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी उदासीन। ठीक है बच्चों, न्यूट्रॉन। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, अब एक नया नाम जुड़ गया, न्यूट्रॉन। तो 1932 में जे चैडविक थे, एक और उन्होंने अपरमाणु कण का खोज निकाला। अभी तक सिर्फ हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते थे। ओके, अच्छा, जो अनावेशित, ये जो आपका न्यूट्रॉन है, ये अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर थे, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़ के ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। ओके, याद रखना, सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं होता, बाकी सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। और न्यूट्रॉन को दर्शाया जाता है N से। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए प्रश्न देखिए। पहला, परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के नाम लिखें। आपका एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। अच्छा, अब यह भी देखना है। देखिए, परमाणु को अलग अलग कक्षाओं में, जैसे हमने पढ़ा था ना KLMN 4 कक्षा जो थे, इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी कुछ नियम दिए गए हैं, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इन नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो इस सूत्र से दर्शाया गया है। ठीक है, जो है आपका कितना, 2n²। अच्छा, इसलिए जो अब आपका क्या होगा, जैसे कि पहले कक्ष की अगर हम बात करें, यानी के कोश की बात करें, तो वो होगा आपका कितना, देखिए हमने पढ़ा था 4 कक्ष थे आपके, के, एल, आपका एल, एम और एन, जिनमें संख्याएं थी 1, 2, 3, इन संख्याओं से हमने दर्शाया था। तो देखिए आपका जो के कोश की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, 1 यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2। फिर अगर हम बात करें एल कोश में अधिकतम कितने होंगे, देखिए 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 गुना 2 8। ठीक है, फिर अगला आपका तीसरा कक्ष यानी एम कोश में आपका होगा कितना, एम कोश में देखिए ये है आपका 2 × 3 की पावर 2, 2 × 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आपका हो जाएगा 9 और 9 गुना 2 18। और आपका जो चौथा कक्ष यानी एन कोश की अगर हम बात करें तो उसमें हो जाएगा 2 × 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 यानी आपका कितना होता है 16 और 16 गुना 2 32। ठीक है, तो देखिए आपके इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के कोश में होंगी 2, एल में होंगी, इसको हम दूसरे से दर्शाते हैं, के में होंगी 2, एल में होंगी कितनी 8, एम में होंगी 18 और एन में होंगी 32। ये अधिकतम संख्या बताई गई है। ठीक है, राइट, इससे ज्यादा नहीं हो सकते।
अच्छा, अब देखिए आपको चित्र में क्या दिया गया है। पहले 18 तत्वों की परमाणिक संरचना का क्या व्यवस्था चित्र ये दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका ये तो देखिए आपका हाइड्रोजन है, आपका हीलियम, हीलियम में देखिए आपके कितने हैं, ये आपका हीलियम, ये इसका नाभिक और ये 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसी तरह से हीलियम के बाद हम लिथियम में आते हैं। तो देखिए लिथियम, ये आपका नाभिक, पहली कक्षा में आपके मैक्सिमम कितने होते हैं, 2। अब इससे ज्यादा इस कक्षा में नहीं आ सकते इलेक्ट्रॉन्स, तो हम दूसरी कक्षा की ओर बढ़ेंगे, यानी कक्षा या हम एल कोश, उसमें आपके कितने रहेंगे, सिर्फ एक ही, क्योंकि लिथियम का कितना होता है नंबर, 3। ठीक है, इसी तरह से देखिए आपको आर्गन तक का दिया गया है। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 हो सकती है। नंबर 3, किसी परमाणु के लिए दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूरी रूप से भर नहीं जाते। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो कक्षाएं वो क्रमानुसार भरती हैं, मतलब पहले कक्षा के भरेगा, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ठीक है, चलिए एक क्रियाकलाप देखते हैं। स्थायी परमाणुक मॉडल तैयार करना है। सबसे पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाना है। ओके, और पहले 18 तत्वों के परमाणु की संयोजन सारणी 4.1 में दी गई है। राइट, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है। ठीक है, कार्बन और सोडियम, देखिए कार्बन, ये कार्बन का दिया गया है और आपसे किसका पूछा गया था, सोडियम का, ये इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए कार्बन का क्या है, आपका नंबर 6 है, तो किस तरह से होगा, देखिए आपका सिर्फ मैं कार्बन का आपको बताती हूं। पहली कक्षा इसमें आपके होंगे 2। ठीक है, कार्बन का नंबर 6 है। अगली जो कक्षा है इसमें आपके मैक्सिमम यानी अधिकतम आपके 8 हो सकते हैं, लेकिन अब हम 2 पहली कक्षा में आ चुके हैं, अब कितना बचेगा, अगले में कितना होगा आपका, 4, मात्र 4। तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपने सोडियम का भी करना है। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है संयोजकता। अच्छा देखिए, जो परमाणु की विभिन्न कक्षाएं होती हैं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं आपको पता चल चुका है। किसी भी परमाणु की जो सबसे बाहर वाली जो कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोरबरी स्कीम से हमें क्या पता है कि किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कक्ष होता है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ओके, और यह भी देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, मतलब उसमें पूरे 8 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। याद रखिएगा इस बात को कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा पूरी रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम बात करें तो ऐसे तत्वों को कहा जाता है, तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता 0 होती है। याद रखिएगा, संयोजकता क्या होगी, इनकी 0 होगी। ठीक है, तो इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति यानी अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से पूरी तरह से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो सबसे बाहरी कक्ष को माना जाता है अष्टक। ठीक है, तो परमाणु अपने लास्ट जो अंतिम कक्ष में जो अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और ये आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती है।
साझेदारी करना होता है, उसको ग्रहण करने का या उसको त्याग करने का। मतलब या तो क्या करेंगे, या ये किसी दूसरे से लेंगे या किसी दूसरे को देंगे, ताकि उनका जो कक्ष है वो अष्टक हो जाए। ठीक है, तो परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व को संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम या सोडियम के प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैं लिथियम का बताती हूँ, इसका नंबर होता है आपका 3। तो देखिए, पहले कक्ष में होंगी 2 और जो अगला कक्ष होगा उसमें होगा 1। तो ये जो बाह्यतम है कक्ष, इसमें कितने हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से सोडियम में भी ऐसे ही होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का वो क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को वो त्याग कर सकता है, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो किसी और के साथ साझा कर लेगा। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 कही जाती है। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होगी, वो जब हम उसको इस तरह से कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता देखिए होगी क्या, मैग्नीशियम की होगी 2 और एल्यूमिनियम की होगी 3, क्योंकि मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्ष में है 2 और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, तो इसे हम लिखेंगे ऐसे 2 8 2। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पहले कक्ष में, 8 आपके होंगे आपके दूसरे कक्ष में। दूसरे कक्ष में आपके मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं। तो 2 और 8 हुए 10, बचे कितने, 2। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे आपके बाह्यतम कक्ष में। ठीक है, देखिए ये आपका नाभिक, पहला कक्ष, फिर ये आपकी दूसरा कोश, इसे कह सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा, और फिर आपका ये तीसरा। ओके, अब देखिए, पहले कक्षा में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। अगली में आपके 8 हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखिए आपका भर चुका है। अब बाकी के जो 2 बचे वो हम किस में डालेंगे, बाहर वाले कक्ष में। तो देखिए, इसके क्योंकि बाह्यतम कक्ष में 2 हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी है, 2। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको ये किसी के साथ साझा करेगा। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग अगर पूरी है, लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य तरीके से भी प्रयोग की जा सकती है। जैसे कि फ्लोरीन की अगर हम बात करें, फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में क्या होती है, 7 होती हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, और इसकी संयोजकता कितनी होगी, 7 हो सकती है। 7, क्या ये 7 किसी के साथ साझा करेगा, कि अब देखिए 7 है और इसको अष्टक बनाना है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, एक किसी से लेगा या अपने 7 इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ साझा करेगा। ज्यादा आसान क्या रहेगा, 1 लेना है ना। तो इसीलिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से प्राप्त करेगा, किसी से प्राप्त करेगा, जिससे अष्टक हो जाएगा। इसीलिए फ्लोरीन की जो संयोगिता है वो आपकी क्या होगी, 1। ये त्याग करने की अपेक्षा क्या करेगा, ये त्याग नहीं करेगा, ये किसी से ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको तत्व के नाम, उनका प्रतीक, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिया गया है 4 कक्षा में। ठीक है, तो इससे आपको संयोजकता पता चलती है। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे आप ये सोचेंगे, इसके आपका नाइट्रोजन है 5 है, इसको अष्टक बनाने के लिए कितने हैं, उसको 3 परमाणुओं की जरूरत है। तो 3 किसी से प्राप्त करेगा, इसीलिए उसकी संयोजकता हो जाती है 3। राइट, देखिए इस तरह को आपको आर्गन तक दिया गया है। ठीक है, अभी हमने किसकी बात की थी, फ्लोरीन की बात की थी। देखिए जैसे 8 7 है इसके बाह्यतम कक्ष में, तो ये 1 किसी से प्राप्त करेगा, इसीलिए इसकी संयोजकता हो जाती 1। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें नियॉन की, तो देखिए इसकी जो कक्षा है वो तो पूरी तरह से भरी हुई है,
इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0, क्योंकि ये किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ये किसी से लेगा ना ये किसी को देगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है। ओके बच्चों, तो अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। फ्लोरीन के बारे में बताया गया, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि संयोजकता उसकी हो जाती है 1, ठीक है। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे हम कहते हैं संयोजकता, ठीक है। और आपको जैसे बताया संयोजकता सारणी में दिया गया है, ठीक है। प्रश्न है पहला, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम। अच्छा देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है, देखते हैं। आपको इनकी परमाणु संख्या याद करनी पड़ेगी। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से है? 2, 8, 7, ठीक है। मैं सिर्फ क्लोरीन का बता रही हूँ। 2, 8, 7, 2, 8, 10 प्लस 7, 17। अब क्या होगा, इसकी संयोजकता हमें कैसे पता चलेगी? अब ये क्या करेगा, ये अपने आप को अष्टक बनाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसी से प्राप्त करेगा, है ना। 7 तो देगा नहीं अपने, सिर्फ एक किसी से प्राप्त करेगा, तब जाके ये हो जाएगा 8। तो इसीलिए क्लोरीन की संयोजकता हो जाती है कितनी? 1। ओके बच्चों, इसी तरह से सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संयोजकता का पता लगाएंगे। ओके, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु संख्या की, ठीक है। हमें पता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। ओके, समझ आ गया कि एक परमाणु में जो उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है कि उसका परमाणु संख्या बताती है, ठीक है। इसे हम Z के द्वारा दर्शाते हैं। तो किसी भी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। तो वास्तव में जो तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए Z क्या है? Z बराबर है 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी तरह से कार्बन के लिए है Z 6। अच्छा, Z क्या है? Z मतलब है परमाणु संख्या, ठीक है। तो इस तरह से एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, या ये बात याद रखिए, ठीक है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होंगे, मतलब उसका परमाणु संख्या उतनी ही होगी, ठीक है। ये बात की हमने परमाणु संख्या की। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो व्यावहारिक रूप में परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें जो प्रोटॉन विद्यमान होते हैं और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। तो ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या जाता है? न्यूक्लियॉन। परमाणु का लगभग जो पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। जैसे कि कार्बन का द्रव्यमान कितना है? देखिए 12, क्योंकि इसमें क्या है? 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 × 6 12 यू हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के द्रव्यमान की, वो 27 यू होता है, ठीक है। यानी कि इसमें आपके होते हैं 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका क्या होता है? किसी भी आपके तत्व का द्रव्यमान, ठीक है। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ये चीज या बात आप याद रखेंगे, ठीक है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ओके बच्चों, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस तरह से लिखा जाता है। तत्व का प्रतीक, उसका द्रव्यमान संख्या, और नीचे हम लिखते हैं परमाणु संख्या। जैसे कि नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो तत्व का प्रतीक, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है? N, ठीक है। परमाणु संख्या नाइट्रोजन की कितनी है? 7, और
द्रव्यमान संख्या है उसकी 14। तो इस तरह से हम दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं पहला। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8 और प्रोटॉनों की संख्या भी 8, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या है और परमाणु का क्या आवेश है? अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, जबकि आपके जो प्रोटॉन होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और दोनों ही बराबर हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए परमाणु का आवेश क्या होगा, उदासीन होगा। कोई उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी आवेश नहीं होगा। ठीक है, और परमाणु की परमाणु संख्या क्या है वो आप बता सकते हैं, अभी अभी आपको पढ़ाया गया है। ओके, समस्थानिक। अब समस्थानिक क्या है, देखिए कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन के परमाणु को लेते हैं, इसके 3 परमाणविक स्पीशीज होते हैं, जैसे कि देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम को डी से भी दर्शाया जाता है, ट्राइटियम को टी से दर्शाया जाता है। अब आप ध्यान से देखिए कि इनका क्या है, H12, इनका जो क्या द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। परमाणु संख्या तो समान है, एक जैसी है ना, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसी तरह से आपके पास उदाहरण है कार्बन का, कार्बन और आपके पास देखिए ये दोनों का जो परमाणु संख्या 6 है, लेकिन द्रव्यमान एक का है 12, एक का है 14। इसी तरह से क्लोरीन भी देखिए 17 परमाणु संख्या सेम है लेकिन द्रव्यमान अलग है, एक का है 35 और एक का है 37। तो देखिए यहां आप इन उदाहरणों के आधार पे हम समस्थानिकों को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु होंगे जिनकी परमाणु संख्या समान होगी, एक जैसी होगी, लेकिन उनका जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के क्या हैं, 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। और बहुत से ऐसे तत्व हैं, तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व की प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होती है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में आपके क्लोरीन के 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35U और 37 है, जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न ये भी आता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। तो इसका पता कैसे लगाना है, देखिए औसत हम निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान का। ठीक है, तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, देखिए 35 × 75/10। 75 क्यों लिया गया है, क्योंकि देखिए इनका भी अनुपात मैंने बताया ना 3:1, तो 75 और 25। ठीक है, और इस तरह से जब आप निकालेंगे औसत तो निकलेगा 35.5। ठीक है, तो किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में जो विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं का औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, अगर किसी एक तत्व को कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी ऐसे केस में। इसका मतलब है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या है जो कि ये दिया गया है। इसका मतलब कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत जो द्रव्यमान होगा वो इतना होगा। ठीक है, अच्छा समस्थानिकों के अनुप्रयोग देखिए कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसे समस्थानिक होते हैं जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिनका हम अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि
यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी यानी एटॉमिक रिएक्टर के ईंधन के रूप में होता है। ठीक है। नंबर 2, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। और नंबर 3, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंगा रोग जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है संभारिक। दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में हम विचार करते हैं। देखिए, परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ओके, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या है 40, यानी कि तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या क्या है, एक जैसी है। तो अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी होती है उसे कहा जाता है संभारिक। ठीक है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व होंगे लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, एक ही होगा, समान होगा, इसीलिए उनको कहा जाता है संभारिक। ठीक है। चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाली 3 अवपरमाणु कणों को सारणीबद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे। H, D, H फॉर हाइड्रोजन। देखिए सबसे पहले हम इनका सिंबल लिखेंगे, H हाइड्रोजन, D फॉर ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है। अब इनका परमाणु संख्या कितनी है, 1 1 1, परमाणु संख्या एक समान है। द्रव्यमान संख्या कितना है, 1 2 और इसका है 3। ठीक है। अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें है 1 1 और 1। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें 1 1 और 1, और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं हुआ है, 0, इसमें है आपका 1 और इसमें है 2। तो इस तरह से आपने इसको सारणीबद्ध करना है। ओके बच्चों, तो देखिए आपने क्या सीखा इस अध्याय में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जे टॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की। जे टॉमसन ने ये प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। ओके। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्ण प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की थी। ठीक है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने क्या प्रस्तावित किया था कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा क्या होता है आपका, बहुत छोटा एक केंद्रक होता है और उससे इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता इस मॉडल से व्याख्या परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी है। ओके। फिर नील बोर द्वारा किया गया परमाणु का मॉडल ये ज्यादा सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और अगर परमाणु की संख्या बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और इस कम क्रियाशील होगा। ठीक है। जे चैडविक ने क्या बताया था, जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा था। ठीक है। कभी अगर ये प्रश्न आता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज, तो इसका उत्तर होगा जे चैडविक। तो इस तरह से परमाणु के 3 अवपरमाणु कण हैं जो हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण, इसका ऋण होता है आवेशित, ऋण आवेशित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। परमाणु और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान एक इकाई लिखा जाता है। परमाणु की कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है, KLMN। ओके। और ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि आगे भी है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। ये बात याद रखिएगा बच्चों। ठीक है। और परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। ओके। संभारिक वो परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या सेम होती है। ठीक है। लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, और तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ओके। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अभ्यास का। पहला, इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गुणों की तुलना करनी है, तो आप कर सकते हैं, है ना। नंबर 2, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो सीमाएं थी वो लिखनी है, जिसकी वजह से ये विफल भी हो गया था। ओके बच्चों, तो इसे आप खुद से करेंगे। और अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। अध्याय का अभ्यास करते रहिएगा, ठीक है।